कुछ समय पहले भारत के खेतों में भूख और निराशा की कहानियां गूंजती थीं। एक नया राष्ट्र प्राउड और फ्री अकाल और खाने की कमी से हॉन्टेड था। मानसून फेल हो जाते थे या बाढ़ आ जाती थी, फसलें सूख जाती थीं और परिवार भुखमरी के डर में जीते थे। फॉरेन व्हीट शिपमेंट्स पर डिपेंडेंट भारत का प्राइड घायल था। किसानों का देश होकर भी वह अपना पेट कैसे नहीं भर सकता था। किसान पुराने औजारों से मेहनत करते थे, लेकिन पैदावार बहुत कम थी। बंगाल का अकाल एक ताजा घाव था और 1960 के दशक के ड्राउट्स ने देश को फिर से घुटनों पर ला दिया। सरकारी गोदाम खाली पड़े थे, राशन की लाइनें लंबी होती जा रही थीं। यह साफ था, भारत भूख और डिपेंडेंसी पर अपना फ्यूचर नहीं बना सकता था। बदलाव की पुकार अर्जेंट थी। एक रेवोल्यूशन, एक चॉइस नहीं बल्कि एक नेसेसिटी थी। राष्ट्र एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा था, सॉल्यूशन के लिए डेस्परेट। संकट के बीच उम्मीद साइंस से निकली, आसमान से नहीं। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, एक विजनरी जेनेटिसिस्ट, ने एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी देखी। उनका मानना था कि भारत इंपोर्ट से नहीं बल्कि इनोवेशन से अपना पेट भर सकता है। स्वामीनाथन ने डॉ. नॉर्मन बोरलॉग, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, के साथ हाथ मिलाया। बोरलॉग की हाई यील्ड व्हीट वैरायटीज ने एक ब्रेक थ्रू का वादा किया। साथ मिलकर उन्होंने इन बीजों को भारतीय मिट्टी के लिए अडेप्ट किया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ काम किया। यह एक पेन्सटेकिंग प्रोसेस था। क्रॉस ब्रीडिंग, फील्ड ट्रायल्स और ट्रस्ट बनाना। वे सिर्फ बीज नहीं ला रहे थे, वे एक साइंटिफिक मूवमेंट शुरू कर रहे थे। किसानों ने नए तरीकों पर ट्रस्ट करना सीखा, सदियों पुरानी ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ते हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन का जन्म हुआ, एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं बल्कि एक केयरफुली प्लान्ड ट्रांसफॉर्मेशन। गोल, भारत को फूड डेफिशिएंट से फूड सरप्लस बनाना। स्वामीनाथन आर्किटेक्ट बन गए, लैब और लैंड के बीच पुल का काम करते हुए। साइंस ने भारत को एक नई शुरुआत दी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन की ताकत उसके टेक्नोलॉजी पैकेज में थी। कल्याण सोना और सोनालिका जैसे हाई यील्ड सीड्स ने ट्रेडिशनल वैरायटीज की जगह ले ली। ये ड्वार्फ प्लांट्स केमिकल फर्टिलाइजर्स पर खूब बढ़ते थे, रिकॉर्ड पैदावार देते हुए। फर्टिलाइजर का उपयोग बहुत बढ़ गया, जिससे मिट्टी और खेती के तरीकों में बदलाव आया। पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स इन घनी वल्नरेबल फसलों की रक्षा के लिए इसेंशियल बन गए। इरिगेशन में रेवोल्यूशन आया। कैनाल्स, ट्यूबवेल्स और पंप्स प्यासे खेतों तक पानी लाए। लैंडस्केप बदल गया, हरे भरे खेत, गूंजते पंप्स और ग्रामीण जीवन की एक नई रिदम। यह 4 पार्ट पैकेज, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन, रेवोल्यूशन की रीढ़ बना। किसानों ने साइंस को अपनाया और ग्रामीण क्षेत्र बदल गया। पुराने तरीके फीके पड़ गए। एग्रीकल्चर का एक नया युग शुरू हो गया था। भारत के खेत अबंडेंस के लिए तैयार थे। ग्रीन रेवोल्यूशन को सिर्फ साइंस से ज्यादा की जरूरत थी, उसे पॉलिसी की जरूरत थी। सरकार ने बोल्ड एक्शन और फंडिंग के साथ इस मूवमेंट का समर्थन किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) ने किसानों को फेयर प्राइस की गारंटी दी, जिससे नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला। सब्सिडीज ने फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी और लोन्स को अफोर्डेबल बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आया। कैनाल्स, वेयरहाउसेस और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने सुनिश्चित किया कि अनाज को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने लाखों लोगों को फूड सिक्योरिटी दी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज और एक्सटेंशन सर्विसेज ने किसानों को मॉडर्न मेथड्स में ट्रेन किया। पॉलिसी, साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर ने मिलकर काम किया, ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए। राज्य किसान की जर्नी में एक सच्चा पार्टनर बन गया। भारत सेल्फ सफिशिएंसी की नींव बना रहा था। नतीजे अस्टॉनिशिंग थे। कुछ ही सालों में गेहूं का प्रोडक्शन 2 गुना से ज्यादा हो गया। अकाल का डर खत्म हो गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारत की ब्रेड बास्केट बन गए। भारत ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर ली। अब शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस नहीं, बफर स्टॉक्स ओवरफ्लो हो गए और राष्ट्र गर्व से खड़ा था। किसान प्रॉस्पर हुए, इनकम्स बढ़ी
गांव मॉडर्नाइज हुए और एक रूरल मिडिल क्लास उभरा। भारत ने अनाज एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया, एक स्टनिंग टर्न अराउंड। रेवोल्यूशन ने इंडस्ट्रीज, जॉब्स और मॉडर्नाइजेशन में ग्रोथ को बढ़ावा दिया। यह सिर्फ एक एग्रीकल्चरल मिरेकल नहीं था, यह नेशनल प्रोग्रेस का एक इंजन था। ग्रीन रेवोल्यूशन ने लाखों लोगों की डेस्टिनी बदल दी थी। भारत का एग्रीकल्चर का गोल्डन एज आ गया था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का एक डार्कर साइड भी था। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के ओवरयूज से मिट्टी और पानी प्रदूषित हुए, जिससे हेल्थ और एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ। मिट्टी की फर्टिलिटी कम हुई और ग्राउंड वाटर डिप्लीटेड हो गया। प्रॉस्पेरिटी अनइवन थी, इरिगेटेड रीजन्स थ्राइव हुए, लेकिन रेन फेड एरियाज पीछे रह गए। रीजनल इनइक्वालिटी गहरी हुई, जिससे एग्रीकल्चर में दो भारत बने। हाई कॉस्ट्स ने कई किसानों को डेट में धकेल दिया। एक फेल्ड क्रॉप का मतलब रुइन हो सकता था। फार्मर सुइसाइड्स एक ट्रैजिक रियलिटी बन गए। मोनोकल्चर ने ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी की जगह ले ली, जिससे फसलें डिजीज के प्रति वल्नरेबल हो गईं। बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ और सिस्टम फ्रैजाइल हो गया। रेवोल्यूशन ने भूख की समस्या हल की, लेकिन नई चैलेंजेस पैदा की। प्रोग्रेस की कीमत ज्यादा थी। भारत अब नए सवालों के एक सेट का सामना कर रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था, भूख पर एक विक्ट्री। इसने साबित किया कि साइंस, पॉलिसी और फार्मर स्पिरिट एक राष्ट्र को बदल सकते हैं, लेकिन इसने सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी के बारे में हार्ड लेसन्स भी सिखाए। आज की चैलेंज, बिना जमीन को नुकसान पहुंचाए या किसानों को पीछे छोड़े पर्याप्त भोजन उगाना। अगली रेवोल्यूशन एवरग्रीन होनी चाहिए, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इनोवेटिव। न्यू प्रैक्टिसेस, डाइवर्स क्रॉप्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी आगे का रास्ता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की स्पिरिट को हमें फिर से गाइड करना चाहिए। भारत के खेत ट्रांसफॉर्मेशन की पुकार कर रहे हैं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो लोगों और प्लैनेट दोनों को नरिश करे। भारतीय एग्रीकल्चर की कहानी रिजिलियंस इन एक्शन है। इसका अगला चैप्टर लिखा जाने का इंतजार कर रहा है।